एक कंट्री तभी आगे बढ़ सकता है जब आप उस कंट्री एज अ होल के बारे में पहले सोचें और बाद में किसी मजहब या कोई ग्रुप ऑफ पीपल के बारे में। अगर एक तरफ आप अपने देश और दूसरी तरफ आप अपने मजहब को रख रहे हैं तो इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है कि आप पहला प्रायोरिटी किसे दे रहे हैं। कि एक व्यक्ति बाद में अपने रिलीजन या कास्ट या रेस से जाना जाएगा, सबसे पहले वो जिस एरिया में रहता है उस एरिया से जाना जाता है। उस एरिया में कौन सा कल्चर, कौन सा ट्रेडिशन प्रैक्टिस किया जाता है, उससे जाना जाता है। ये है पाकिस्तान और ये है बांग्लादेश, बट ये हमेशा से ही ऐसे नहीं थे। 1971 से पहले ये दोनों एक ही कंट्री के पार्ट हुआ करते थे। वो था पाकिस्तान, एक ईस्ट पाकिस्तान और दूसरा वेस्ट पाकिस्तान, जो लार्ज लैंडमास ऑफ इंडिया से सेपरेटेड था। सेपरेटेड तो अभी भी है। 1971 में बांग्लादेश लिबरेशन वॉर होता है, जिसके बाद पाकिस्तान के कंट्रोल से ये टेरिटरी दैट इज ईस्ट पाकिस्तान आजाद हो जाता है और एक नया देश बांग्लादेश का फॉर्मेशन होता है। अब बांग्लादेश क्यों, कैसे लिबरेट हुआ, ये खुद में ही एक बड़ा टॉपिक हो जाता है, जिसे हम किसी और वीडियो में कवर करेंगे। आज हमारा टॉपिक कुछ अलग है। 1971 से लेकर अभी तक पाकिस्तान और बांग्लादेश में कई चेंजेस देखने को मिले हैं। जैसे कि अगर हम 1972 के कुछ फिगर्स को दोनों देशों के बीच कंपेयर करके देखें तो लिटरेसी रेट पाकिस्तान में 21.70% था, वहीं बांग्लादेश में 17.6% था। जीडीपी ग्रोथ रेट पाकिस्तान में 0.81% था, वहीं बांग्लादेश में -13.97% था। पॉवर्टी रेट पाकिस्तान में 13% था, वहीं बांग्लादेश में 80% था। लेकिन अगर हम इन्हीं फिगर्स को 2022 से कंपेयर करके देखें तो हमें इसका उल्टा देखने को मिलता है। जैसे कि अभी लिटरेसी रेट पाकिस्तान में 62.3% है, वहीं बांग्लादेश में 74.66% है। जीडीपी ग्रोथ रेट पाकिस्तान में 2.80% है, वहीं बांग्लादेश में 7.2% है। पॉवर्टी रेट पाकिस्तान में 35.7% है, वहीं बांग्लादेश में सिर्फ 12.9% है। इन दोनों फिगर्स को देखकर आपको पता चल रहा होगा कि इन सालों में पाकिस्तान और बांग्लादेश में कितने सारे चेंजेस आए हैं। फर्क बस यहाँ पर यह है कि पाकिस्तान में नेगेटिव चेंजेस आए हैं और बांग्लादेश में पॉजिटिव चेंजेस आए हैं। पर बांग्लादेश ने अपनी किन चीजों पर ध्यान दिया जिसकी वजह से वो लगातार ग्रो करते गए, और पाकिस्तान ने किन चीजों पर ध्यान नहीं दिया जिसकी वजह से वो लगातार डिक्लाइन करते गए। आज इन्हीं दोनों देशों की ग्रोथ और डिक्लाइन के बारे में हम इस वीडियो में आपसे बात करने वाले हैं। वैसे तो कई पॉइंट्स हैं जो एक देश के ग्रोथ और डिक्लाइन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, पर मेरा फोकस इन दो पॉइंट्स पर ज्यादा होगा क्योंकि मुझे लगता है कि ये दो ऐसे प्राइमरी पॉइंट्स हैं जिस पर हर कंट्री ध्यान देता है और देना भी चाहिए अगर उसे लगातार ग्रो करना है। सबसे पहला पॉइंट है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, जिसे इग्नोर करके कोई भी देश डेवलपमेंट की ओर नहीं बढ़ सकता है। इसमें हम दो टर्म्स को समझेंगे, एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और दूसरा पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। पर पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी को समझने के लिए सबसे पहले हम समझेंगे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी क्या होता है। सपोज किसी कंट्री में हर 5 साल बाद इलेक्शंस होते हैं। आपको सपोज भी करना नहीं होगा क्योंकि अधिकतर कंट्री में हर 5 साल बाद इलेक्शंस होते ही हैं। अगर हम इंडिया को ही एज एग्जांपल ले लें तो यहाँ हर 5 साल बाद इलेक्शंस होते हैं और इस इलेक्शन को कंटेस्ट करने के लिए यहाँ अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज है, जिसके इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस एटसेट्रा। सपोज 2023 में यहाँ इलेक्शंस होते हैं और बीजेपी जीत जाती है और बीजेपी जीतने के बाद अगले 5 सालों तक सत्ता में रहेगी। अब बीजेपी की कुछ प्लानिंग होगी कि वो इस कंट्री को किस तरीके से चलाएगी, कैसा और क्या क्या काम करेगी इन 5 सालों में, जैसे कि कौन सा स्कीम पॉलिसी लॉन्च करेगी, कितना पैसा किस स्कीम को एलोकेट करेगी और भी बहुत कुछ। और इसी प्लानिंग को लेकर बीजेपी अपने 5 सालों का टेन्योर पूरा करेगी। अब 5 साल का टेन्योर पूरा करने के बाद दैट इज 2028 में इंडिया में फिर से इलेक्शंस होंगे और फिर से ये सारे पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन कंटेस्ट करेगी। अगर लोगों को लगता है कि बीजेपी ने पिछले 5 सालों में बहुत अच्छा काम किया है तो बीजेपी फिर से इस पार्टी को लेकर आएगी, दैट इज फिर से बीजेपी जीत जाएगी। और अगर लोगों को ऐसा नहीं लगता है तो वो फिर किसी और पॉलिटिकल पार्टी को मौका देगी। अब जो भी पॉलिटिकल पार्टी जीतेगी, मान लेते हैं कि कांग्रेस जीत गई, तो वो फिर अपने प्लानिंग के मुताबिक, अपने पॉलिसी स्कीम के मुताबिक आने वाले 5 सालों तक काम करेगी और फिर 5 सालों बाद इलेक्शंस होंगे और फिर ऐसा ही सारा प्रोसेस चलता रहेगा। जब ये प्रोसेस सिस्टमैटिक वे में चलता रहेगा, कहने का मतलब हर 5 सालों बाद इलेक्शंस होते रहेंगे, लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार आते रहेगी, तब हम बोल सकते हैं कि उस कंट्री में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। पर पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी तब आता है जब इस सिस्टमैटिक प्रोसेस को फॉलो नहीं किया जाता है। मतलब कि अगर हर 1-2 साल में गवर्नमेंट चेंज हो रहा हो, जैसे कि सपोज 2023 में बीजेपी गवर्नमेंट बनाती है, पर किसी कारण से, वो कारण लोगों का प्रोटेस्ट हो सकता है या अपने ही पॉलिटिकल पार्टी के लोग सपोर्ट ना कर रहे हो, वो हो सकता है, और 1 साल के बाद बीजेपी को सत्ता छोड़ना पड़ता है और उनकी जगह कांग्रेस गवर्नमेंट बना लेती है। फिर 1-2 साल के बाद किसी कारण से कांग्रेस को भी सत्ता छोड़ना पड़ता है और उसकी जगह फिर कोई और पॉलिटिकल पार्टी ले लेता है। तो जब इस तरह का अनसिस्टमेटिक प्रोसेस को फॉलो किया जाता है, जहां कोई एक सिंगल पार्टी अपना फुल टर्म पूरा नहीं कर पाती है, हर 1-2 साल के बाद गवर्नमेंट बदल रहा हो,
तब हम बोल सकते हैं उस कंट्री में पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है। पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी का डिसएडवांटेज ये है कि जब कोई पॉलिटिकल पार्टी पावर में आती है तो वो फिर अपने आइडियोलॉजी के मुताबिक अपने तरीके से पॉलिसीज बनाती है, लेकिन ये पॉलिटिकल पार्टी शॉर्ट टर्म तक ही सत्ता में रहने की वजह से इनके पॉलिसीज भी शॉर्ट टर्म तक ही रहते हैं, या और अच्छे से बोलें तो जब तक पॉलिटिकल पार्टी पावर में रहेगी तब तक इनके पॉलिसीज भी रहेंगे, क्योंकि जब कोई दूसरा पॉलिटिकल पार्टी पावर में आएगा तो वो फिर अपने आइडियोलॉजी के मुताबिक अपने तरीके से नए पॉलिसीज बनाएंगे, पुराने पॉलिसीज पे काम नहीं करेंगे, या और अच्छे से बोले तो दूसरे पॉलिटिकल पार्टी के बनाए हुए पॉलिसीज पे काम नहीं करेंगे। तो जब अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा अलग अलग पॉलिसीज बनाए जाते हैं जो शॉर्ट टाइम पीरियड तक ही होते हैं, तो ये एक कंट्री के प्रोडक्टिव कैपेसिटी को कम करता है, क्योंकि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के काम करने का तरीका अलग अलग होता है, और जब इस तरीके को बार बार बदला जाता है, कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसीज नहीं होते हैं, तो इससे एक कंट्री के ग्रोथ डेवलपमेंट पे फर्क आता है। गवर्नमेंट का रेवेन्यू घटते जाता है और स्पेंडिंग धीरे धीरे बढ़ने लगता है, और एक टाइम के बाद वो कंट्री धीरे धीरे क्राइसिस की ओर बढ़ने लगता है। और ये सब इसलिए क्योंकि एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी ही किसी कंट्री को लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्रोवाइड कर सकता है, और यही सबसे बड़ा डिफरेंस है पाकिस्तान और बांग्लादेश में। पाकिस्तान के अब तक के हिस्ट्री में कोई ऐसा प्राइम मिनिस्टर नहीं बना है जिसने अपना 5 साल टर्म पूरा किया हो, और इससे पता चलता है कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है। और वहीं अगर हम दूसरी तरफ बांग्लादेश की बात करें तो अभी जो बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर है श्रीमती शेख हसीना, वो 2009 से ही प्राइम मिनिस्टर का पोजीशन होल्ड कर रही है, जिससे बांग्लादेश में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज है, और हेंस बांग्लादेश ग्रो कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान में पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी के कारण, शॉर्ट टर्म पॉलिसीज के कारण वो लगातार डिक्लाइन करते जा रहा है, हालत उनके लगातार बदतर होते जा रहे हैं। आपको कुछ ऐसे कंट्रीज भी देखने को मिलेंगे जहां डेमोक्रेसी नहीं है, जहां इलेक्शन बस नाम के होते हैं, जहां कोई एक पॉलिटिकल पार्टी या कोई एक लीडर ही उस कंट्री को रूल करता है, लेकिन फिर भी वो कंट्री ग्रो कर रहा है। फॉर एग्जांपल की अगर बात करें तो रशिया एंड चाइना, और ये बस इसलिए क्योंकि उस कंट्री में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज पे काम होता है वहां पे। तो किसी भी कंट्री को ग्रो करने के लिए सबसे पहला काम होना चाहिए उस कंट्री में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाना। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जिस पर एक कंट्री ध्यान देती है और ध्यान देना भी चाहिए, वो है नेशनल यूनिटी। एक कंट्री तभी आगे बढ़ सकता है जब आप उस कंट्री एज अ होल के बारे में पहले सोचें और बाद में किसी मजहब या कोई ग्रुप ऑफ पीपल के बारे में। मेरे कहने का सिंपली मतलब ये है कि अगर एक तरफ आप अपने देश और दूसरी तरफ आप अपने मजहब को रख रहे हैं, तो इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है कि आप पहला प्रायोरिटी किसे दे रहे हो। हम दोनों देश और मजहब को एक एक करके पहला प्रायोरिटी देकर देखेंगे कि इसके कंसीक्वेंसेस क्या क्या हो सकते हैं। पहला, जब हम देश को पहला प्रायोरिटी देते हैं तब उस देश में रहने वाले जितने भी लोग हैं, इररेस्पेक्टिव ऑफ वो किस मजहब से बिलोंग करते हैं, किस कास्ट से आते हैं, कौन सा जेंडर है, या काला है या गोरा है, इन सभी के बारे में समान रूप से बात करते हैं, इन सभी के बारे में इक्वल राइट्स की बात करते हैं, और इन सब को साथ लेकर आगे बढ़ने की बात करते हैं, और हेंस उस देश में रहने वाले सभी को प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं। लेकिन जब हम देश से पहले मजहब को पहला प्रायोरिटी देते हैं, तब उस देश में रहने वाले जितने भी मजहब के लोग हैं उसमें से सिर्फ एक ही मजहब को हम ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, सिर्फ एक ही मजहब के बारे में बात करते हैं, सिर्फ उसी मजहब को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, और हेंस सिर्फ उसी मजहब को प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं। बाकी मजहब के लोग बाहर में जाए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब इससे एक देश के नेशनल यूनिटी पे फर्क पड़ता है, लोगों में कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिलते हैं, एंटी नेशनल के नारे तक लगते हैं, और हेंस वो देश बिखरने लगता है। अब मैंने इस पे इतना बड़ा भाषण क्यों दिया? इसलिए सबसे पहले आपके लिए इस्लाम है या पाकिस्तान? ये इस्लाम जाहिर सी सबसे पहले इस्लाम है, उसके बाद पाकिस्तान है। शायद इसलिए आज पाकिस्तान बिखर रहा है। पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान में ही नहीं रहना चाहते हैं, एंटी पाकिस्तान के नारे भी लग रहे हैं। पाकिस्तान के लोग ही पाकिस्तान एज अ होल के लिए खड़े नहीं हैं। और ये बस एक मजहब को प्रायोरिटी देने से नहीं होता है। अगर आप एक देश के किसी रीजन या स्टेट को किसी दूसरे रीजन या स्टेट से ज्यादा प्रायोरिटी देंगे, तब भी लोगों में एंटी नेशनल की भावना जग सकती है, जैसे कि हमें पाकिस्तान के बलोचिस्तान, सिंध, गिलगित बल्तिस्तान में देखने को मिल रहा है। और ये इसलिए भी क्योंकि आपने इन लोगों को इतना ज्यादा इग्नोर कर दिया है कि ये लोग अब सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि हम पाकिस्तान के सिटीजन हैं भी या नहीं। और यही बांग्लादेश का पाकिस्तान से सेपरेट होने का भी रीजन था, जहां वेस्ट पाकिस्तान जो इस टाइम पाकिस्तान है उसे ज्यादा प्रायोरिटी दिया जा रहा था ईस्ट पाकिस्तान जो अभी बांग्लादेश है। अब एक एग्जांपल से अगर हम इसे समझें तो 1947 में इंडिपेंडेंस के बाद पाकिस्तान दो पार्ट्स में बटा हुआ था, एक ईस्ट पाकिस्तान और दूसरा वेस्ट पाकिस्तान। अब वेस्ट पाकिस्तान दैट इज जो अभी पाकिस्तान है, वो चाहती थी उर्दू पाकिस्तान का नेशनल लैंग्वेज बने, लेकिन ईस्ट पाकिस्तान जो इस टाइम बांग्लादेश है उसे इस बात से ऐतराज था। क्यों? क्योंकि वो बंगाली हैं और बांग्ला बोलते थे। लेकिन उनके प्रायोरिटी को नजरअंदाज करके वेस्ट पाकिस्तान ने उर्दू को नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान बना दिया, और तब दोनों के बीच डिफरेंसेस बढ़े, और इसी तरह आगे चलकर कई सारे पॉलिटिकल कल्चरल डिफरेंसेस बढ़ते गए दोनों के बीच, और तब जाके एक नया देश बांग्लादेश का फॉर्मेशन हुआ। एक बात यहाँ समझने वाली यह है कि एक व्यक्ति बाद में अपने रिलीजन या कास्ट या रेस से जाना
जाएगा, सबसे पहले वो जिस एरिया में रहता है उस एरिया से जाना जाता है। उस एरिया में कौन सा कल्चर, कौन सा ट्रेडिशन प्रैक्टिस किया जाता है, उससे जाना जाता है। मुस्लिम्स बांग्लादेश में भी है, मुस्लिम्स पाकिस्तान में भी है, मुस्लिम सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, कतर में भी है। लेकिन क्या हर जगह सेम कल्चर ट्रेडिशन को फॉलो किया जाता है? नहीं। क्या हर जगह सेम लैंग्वेज को बोला जाता है? नहीं। कहीं बांग्ला तो कहीं अरेबिक तो कहीं हिंदी और उर्दू का मिक्स बोला जाता है। कहीं हिजाब पहनना मैंडेटरी है तो कहीं हिजाब पहनना मैंडेटरी नहीं है। बांग्लादेश में रहने वाले लोग बांग्ला बोलते हैं, अब वो चाहे कोई हिंदू हो या मुस्लिम। और ये क्यों? क्योंकि लोगों की पहचान उनके एरिया से, उस एरिया के कल्चर ट्रेडिशन से किया जाता है, ना कि उनके रिलीजन, रेस या कास्ट से। लेकिन अफसोस आज लोग इस बात को भूल रहे हैं, जिससे लोगों में यूनिटी नहीं है, लोगों में कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिल रहे हैं और लोगों में डिफरेंसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। और इससे एक देश के नेशनल यूनिटी बर्बाद होती है। और जब उस देश का नेशनल यूनिटी बर्बाद होता है तो उस देश का बर्बाद होना भी निश्चित है। अब हमने देश और मजहब को एक एक करके पहला प्रायोरिटी देकर देखा और देखा कि इसके कंसीक्वेंसेस क्या क्या हो सकते हैं। अब आप ये बताइएगा कि आपका पहला प्रायोरिटी क्या होगा। बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों का स्टेट रिलीजन इस्लाम है, बट दोनों में डिफरेंसेस क्या है पता है? बांग्लादेश में रहने वाले माइनॉरिटीज को भी समान अधिकार दिया गया है। बांग्लादेश में सेकुलर प्रिंसिपल को फॉलो किया जाता है। जैसे कि बांग्लादेश में कोई भी हाई पोस्ट है, जैसे कि प्रेसिडेंट हो गया, प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट हो गया, तो उस पोस्ट पर माइनॉरिटी कम्युनिटीज भी बैठ सकते हैं। पर पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। वहां आपको प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए मुस्लिम होना जरूरी है। पाकिस्तान शायद भूल गया कि उसकी कंट्री में अदर कम्युनिटीज भी रहते हैं। अब हम दूसरे कम्युनिटीज की क्या ही बात करें। पाकिस्तान में एक अहमदिया मुस्लिम कम्युनिटी रहते हैं जिन्हें मुस्लिम कहलाने का अधिकार तक नहीं दिया गया है। अब किसी के लिए ये छोटी छोटी चीजें होंगी, बट इन छोटी छोटी चीजों पर ही अगर ध्यान दिया जाए तभी जाके एक देश यूनाइटेड रहता है, एकजुट होता है। बट इन छोटी छोटी चीजों पर ही अगर ध्यान ना दिया जाए तब जाके एक देश बिखरने लगता है। अब पाकिस्तान और बांग्लादेश में कौन एकजुट है और कौन बिखर रहा है, ये तो आप देख ही रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये दो ऐसे पॉइंट्स हैं, पहला पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और दूसरा नेशनल यूनिटी, जो देखने में तो बहुत ही सिंपल है पर इसे मेंटेन करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। और जो भी इन दोनों पॉइंट्स को मेंटेन कर लेता है वो आगे बढ़ेगा ही। वैसे और भी कई पॉइंट्स हैं, जैसे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एजुकेशन, करप्शन, जो एक कंट्री के ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। बट आप इन पॉइंट्स पे तभी ध्यान दे पाओगे जब आपके कंट्री में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, नेशनल यूनिटी हो। और इसलिए मैंने इन दो पॉइंट्स को प्राइमरी रीजन बताया है एक कंट्री के डेवलपमेंट के लिए, और बाकी सब सेकेंडरी रीजंस हैं। बट आपकी क्या राय है इसमें, एक कंट्री के ग्रोथ के लिए क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए आपसे मिलते हैं हम अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।